वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के अंदर आपको रीट, आरएस, पटवार और पुलिस सब के अंदर ही आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं एक मिनट बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो ये आता है मित्रों, वो ये आता है कि सबसे पहले आपको मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये है व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर, इस नाम से है। और मैं इसमें आपको जितने भी आरपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी जनरल साइंस, ओके, जनरल साइंस जिसके अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आते हैं, वो कराने वाला हूँ। ठीक है, और डिटेल से कराऊँगा, डाउट क्लियरिंग सेशन रखूँगा, एमसीक्यूज़ का सेशन रखूँगा। तो आप इसको बिल्कुल सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करिएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि मेरे इन क्लासेस के अंदर मैं केवल आरपीएससी के ही क्लासेस नहीं देता हूँ। मैं 9th, 10th, 11th, 12th इनके अंदर जनरल साइंस और बायो के, ठीक है, कोर्सेज लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग ज्वाइन करिए बिल्कुल, और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। तो आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत धारा के बारे में। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत धारा है, ठीक है ना, इसके अंदर मैं आपको एक बार थोड़ा कर्सर ज्वाइन कर लेता हूं इसमें। ठीक है, विद्युत धारा है, मैं इसके अंदर से आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, विद्युत धारा के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं कंपटीशन के अंदर, मैं आज आपको उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्थिर विद्युत के बारे में। ओके, पहला पॉइंट इसमें यही आता है मित्रों कि स्थिर विद्युत क्या होता है। व्हाट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब स्थिर विद्युत, स्थिर का मतलब रुका हुआ मित्रों, रुका हुआ जो होता है उसको हम स्थिर कहते हैं। और विद्युत जिसमें आवेश हो। तो आपको पता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब किन्हीं वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी बार कि जैसे बर्थडे के अंदर हम बैलून को सर में रगड़ के लगाते हैं तो वो चिपक जाता है। ठीक है, या कंघे को सर में घुमाकर पेपर के पास ले जाते हैं तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। देखा है ना, ये तो कॉमन एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखे हैं। तो आपको पता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो उसके अंदर एक आवेश उत्पन्न होता है, और वो आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, जिसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फ्रिक्शन के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इसके अंदर आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो उस पर एक विशेष प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जो विशेष प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी से विद्युत धारा उत्पन्न होती है मित्रों। और जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसमें हम उन विद्युत को बहने ना दें, मतलब उन आवेशों को बहने नहीं दें। विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों की प्रवाह की दर। तो हम अगर उन आवेशों को स्थिर रख लें, बहने नहीं दें, धन आवेश एक जगह पर रख लें, ऋण आवेश एक जगह पर रख लें, ठीक है, मतलब हम उनको बहने नहीं दें, तो ऐसे विद्युत को हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं। तो स्थिर विद्युत क्या है? ऐसा विद्युत जो बहता ना हो, रुका हुआ हो, स्थिर हो, आवेशों में हो। ठीक है, और आपको पता है कि स्थिर विद्युत में दो प्रकार के आवेश होते हैं। एक धन आवेश जो पॉजिटिव होता है, पता है आप लोगों को, एक ऋण आवेश जो नेगेटिव होता है। तो धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार के आवेश स्थिर विद्युत में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जब आता है वो आता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत धारा की मात्रा या विद्युत ऊर्जा की मात्रा। तो क्या होती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो ये होता है कि आपने देखा होगा कि किसी भी विद्युत धारा में, ठीक है, कितने आवेश होते हैं, ठीक है ना, उन आवेशों की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
मतलब विद्युत धारा में आवेशों की मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपको पता है कि जो आवेश होते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जो आवेश होते हैं वो अगर समान आवेश हैं, मतलब धन धन आवेश हैं, ऋण ऋण आवेश हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, रिपल करते हैं, दूर लेके जाते हैं। पास में लाएंगे तो आपने देखा होगा समान आवेश पास में नहीं आते, जबकि जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो अगला पॉइंट है कि जब जो आवेश बनते हैं उसमें जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, चाहे वो धन धन आवेश हो, ऋण ऋण आवेश हो, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे। वेयर एज अगर विपरीत आवेश ले लें, जैसे आपने देखा होगा नेगेटिव नेगेटिव को ले लें या पॉजिटिव पॉजिटिव को ले लें, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये इसको इधर फेंकेगा, ये इसको इधर फेंकेगा, ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। परंतु अगर हम एक ऋण आवेश ले लें और एक धन आवेश ले लें तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ओके मित्रों, तो स्थिर विद्युत क्या होता है कि ऐसा विद्युत जिसे बहने ना दिया जाए, जिसमें आवेशों को बहने ना दिया जाए, उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट हमारे पास आता है, वो आता है दिस वन। जो विद्युत आवेश होता है, आवेश जो होता है मित्रों, हम इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, Q जो है ये मित्रों आवेश होता है। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेशों का मात्रक क्या हो गया तो कूलाम हो गया, और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम लोग ये देखें कि भाई आवेश होता क्या है, आवेश की परिभाषा क्या है, या एक कूलाम आवेश क्या होता है। तो अगर आपको आवेशों के बारे में पूछा जाए तो एक कूलाम आवेश, ठीक है, आवेशों की वह मात्रा होती है जो उससे 1 मीटर दूरी पर रखे एक समान आवेश पर न्यूटन बल लगाती हो। ठीक है ना, जैसे दो आवेश हैं, आप ध्यान दीजिएगा, दो आवेश हैं, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है। ठीक है, ये दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ओके, अब ये विपरीत आवेश हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो आकर्षण बल लगाएंगे। कौन सा बल लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। अगर विपरीत आवेश होते तो वो प्रतिकर्षण करते, प्रतिकर्षण बल लगाते। ठीक है, तो क्या होता है कि जब जो आवेश होते हैं, ठीक है, अगर उनको 1 मीटर की दूरी पे रख दें, चाहे वो समान आवेश हो या विपरीत आवेश हो, तो वो एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, और वो बल जो होता है वो न्यूटन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है। तो मतलब कि 1 मीटर दूरी पे रखे हुए आवेशों पर लगने वाला बल, ठीक है, एक कूलाम कहलाता है। क्या कहलाता है, एक कूलाम कहलाता है। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली चीज़ तो है ही नहीं इसमें। ओके, इसके अलावा मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ। सभी पदार्थों में प्रोटॉन जो है वो धनात्मक होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि कुछ मिश्र धातुएं होती हैं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, जो 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला के बनाई जाए। ठीक है, उन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे निक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटिन हो गया, ये सारी मिश्र धातुएं जो हैं वो चालक हैं, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये सारे मिश्र धातुएं चालक हैं, परंतु
इनकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, वो शुद्ध धातुओं से, विशुद्ध का मतलब शुद्ध धातुओं से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। पहला ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कंपटीशन में कि जो मिश्र धातुएं होती हैं, एलॉय होते हैं, ठीक है, उनकी चालकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो आपको बताना है कम होती है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ और ऐसे होते हैं, जैसे कार्बन। कार्बन का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट। अपर रूप क्या होते हैं? अपर रूप क्या होते हैं मित्रों? अपर रूप किसी भी तत्व के ऐसे रूप होते हैं जिनका रासायनिक संगठन तो समान हो पर भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो, ठीक है। जैसे कि कार्बन के अपर रूप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन। तो ये जो ग्रेफाइट है यहाँ पर, ये एक ऐसा अधातु है। ग्रेफाइट एक मित्रों क्या है? अधातु है। ये चीज़ ध्यान रखना, इस पे सवाल पूछा जाता है। ये एक ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का एक चालक है। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। अब क्यों हो जाती है मित्रों? काफ़ी बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्यों हो जाती है। तो उसका ये कारण होता है कि जो कार्बन होता है ना इसका, ये कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। मतलब इसमें 3 अन्य कार्बन होते हैं। जबकि आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता जो होती है वो +-4 होती है। तो मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है कहीं न कहीं, इसलिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसे विद्युत का चालक बना देता है। क्या बना देता है? विद्युत का चालक बना देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम लोग। अब मित्रों जो टॉपिक आता है वो आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? आपने देखा होगा, ये जैसे फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो मैं नॉर्मल फार्मूला लिख देता हूँ, I = Q/T, ठीक है। अब ये I जो है ये आपको पता है विद्युत धारा होती है, Q है ये आवेश है और T है ये समय है। तो हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत धारा जो है मित्रों वो आवेश बटा समय है। ये भी बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। तो अब ये हम बोल सकते हैं कि I = Q/T, Q आवेश, T समय। मतलब आवेशों के प्रवाह की दर, ये बोल सकते हैं आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। इसमें Q आवेश है और T समय है, और Q का मात्रक है कूलाम और समय का मात्रक है सेकंड, और कूलाम बटा सेकंड, या इसे हम एम्पियर, ठीक है ना, इसे हम एम्पियर में भी मापते हैं। तो कूलाम बटा सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर होता है। समझ गए? चलिए, और इसके अलावा एक पॉइंट और आता है मित्रों, वो पॉइंट आता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। मतलब क्या मतलब होता है अदिश और क्या मतलब होता है सदिश का? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो भी राशियां होती हैं उसमें परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, ठीक है। अगर परिमाण के साथ में अगर दिशा जुड़ जाए तो दिशा जुड़ गई तो वो सदिश है, और दिशा नहीं है तो वो अदिश है। नाम से पता चला, दिश मतलब दिशा, अ मतलब नहीं है, सदिश मतलब जिसमें दिशा है। परिमाण दोनों में होगा, दोनों में परिमाण होगा, बट एक में दिशा होगी तो उसे सदिश कहेंगे,
जिसमें दिशा नहीं होगी उसे हम अदिश कहेंगे। और ये अदिश है मतलब इसमें कोई दिशा नहीं है। क्या नहीं है? दिशा नहीं है मित्रों। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 एम्पियर धारा से तात्पर्य है, 1 एम्पियर धारा से तात्पर्य है कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से, मतलब चौड़ाई से, प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। मतलब किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरे तो हम मानेंगे कि उसमें धारा 1 एम्पियर होगी। ओके, अब इसको हम कैसे माप सकते हैं मित्रों? ठीक है ना, तो हम इसी चीज़ को हम यहाँ देखते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है, वो होता है I बराबर Q/T। ठीक है ना, है। आपको मैं बता दूं कि जो Q है इसका मान होता है Ne। ठीक है, Q का मान होता है Ne। यहाँ पे जो N है मित्रों, यहाँ पे जो N है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो है वो है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, और ये फिक्स होता है मित्रों। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये फिक्स होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हम लोगों को पता है कि 1 एम्पियर की हम बात करें, ये वाली हम बात करें, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर आवेशों को देखना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी पड़ेगी कि जैसे ये संख्या है तो ये आई कैसे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला प्रयोग में लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? ये वाला। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर n ज्ञात करना है हमें, तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q/E हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? Q/E हो जाएगा। अब आपको पता है कि Q का मान कितना है? 1। E का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, n बराबर 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना 1 को, तो ये तकरीबन आ जाएगा 0.625। ओके, इंटू जब घात ऊपर चली जाती है तो ये आपको पता है कि माइनस से प्लस हो जाती है, तो ये क्या हो गया? 0.625 इंटू 10 की पावर 19। यहाँ क्या दिया हुआ है? 18। तो मतलब हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये नंबर्स ऐसे आए, ठीक है ना, ये जो नंबर आए ना ये ऐसे आए, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। समझ गए आप? इसके बाद में एक पॉइंट और आता है, आपने देखा होगा परंपरा के अनुसार, जनरली परंपरा मतलब जो हम नॉर्मली जानते हैं, हम ये जानते हैं कि विद्युत धारा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ बहती है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, ये हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक।
ठीक है। तो जो ये जो दिशा होती है जिसमें कि धारा प्लस से माइनस में जाती है, ये परंपरागत धारा है जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट कहते हैं। परंतु धारा की दिशा के विपरीत होती है इलेक्ट्रॉनों की धारा। ठीक है, तो ये देखो प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं परंपरागत धारा, और इधर से इधर जा रही है वो है इलेक्ट्रॉनिक धारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कन्वेंशनल करंट की दिशा क्या होगी, तो आप बताओगे कन्वेंशनल करंट प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। पर यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक धारा माइनस से प्लस की तरफ जाती है, परंपरागत कन्वेंशनल धारा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। तो दो तरह की धाराएं होती है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी चालक तार जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतने ही इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए उस पर आवेश शून्य होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। किसी भी चालक तार पे कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि वो जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा उतने इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी देगा। ओके, तो ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। ओके, क्लियर है? डन। चलिए, द नेक्स्ट वन इज, ये देखिए, जैसे मैंने आपको भी बताई थी परंपरागत धारा, तो ये देखो ये कन्वेंशनल करंट है। ये कन्वेंशनल करंट यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है ना, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है परंपरागत धारा। ठीक है, ये हो गई आपकी परंपरागत धारा। परंतु ये वाली जो धारा है, ये यहाँ से यहाँ जो जा रही है, ये है इलेक्ट्रॉनिक धारा। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक धारा हो गई। समझ गए मित्रों? तो दो तरह की धारा होगी, इलेक्ट्रॉनिक धारा जो माइनस से प्लस की तरफ जाएगी, और कन्वेंशनल करंट जो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। ओके, क्लियर है? अब ये मूवमेंट होता क्यों है? आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो भी तत्व यौगिक आयन जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पे धन आवेश आता है। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इसने क्या करे? इलेक्ट्रॉन त्यागे। किसने? इस वाले गोले ने। तो इस पे धन आवेश आ गए, और इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। क्या किया है? ग्रहण किया है। तो इसलिए इस पे ऋण आवेश आ गया मित्रों। क्या आ गया? ऋण आवेश आ गया। तो जिसने ग्रहण किया है तो उसमें आवेश ज़्यादा है। क्या है? आवेश ज़्यादा है। इसलिए हमेशा धारा पहले ज़्यादा से कम की तरफ बहती है। तो जब भी आपसे अगर ये पूछा जाए कि विद्युत धारा पहले कहाँ से कहाँ बहती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि विद्युत धारा मित्रों सबसे पहले ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ बहती है, जिसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। और उसके बाद सतत रूप से धारा प्लस से माइनस की तरफ बहती है, कंटिन्यूसली फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो ये परंपरागत धारा होगी। समझ गए आप? क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वन इज, अगला टॉपिक जो हम ले रहे हैं मित्रों वो है, एक मिनट इसको थोड़ा बराबर कर देते हैं स्लाइड को। ओके, अगला टॉपिक जो मित्रों हम जो ले रहे हैं वो है विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र और धारिता, कैपेसिटेंस। इस पे सवाल बनते हैं मित्रों। वैसे तो ये बहुत विस्तृत रूप से है, बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो पूछा जाने वाला है मैं आपको वही करा रहा हूँ और वही आएगा मित्रों। उसके बाहर कुछ नहीं आना, ये आपको याद करना है और ये ही आएगा। आप देखिए, कूलाम का नियम,
सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कूलाम के नियम के बारे में। नाम जब आता है कूलाम का नियम क्या है तो बच्चे डर जाते हैं, यार कूलाम का नियम न जाने क्या होगा। कुछ नहीं है मित्रों, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी, स्थिर आवेश के अंदर मैंने बताई थी कि जो दो स्थिर विद्युत आवेश होते हैं, जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, विपरीत आवेश है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ना। और अगर कोई समान आवेश है, जैसे धन आवेश और धन आवेश, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इनको प्रतिकर्षित करेंगे और ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यही होगा, और तो क्या होगा, यही होगा, हम लोगों को सबको पता है। तो दो स्थिर विद्युत आवेश जो होते हैं उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल कब होगा, जब वो विपरीत होंगे। प्रतिकर्षण कब होगा, जब वो समान होंगे। तो ये केस 1 और ये केस 2। ओके, तो दो आवेश हैं, वो उनमें या तो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, इन आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए कुछ बल की आवश्यकता होती है, जिसे हम F कहते हैं। क्या कहते हैं, F, बल। ठीक है ना। ये जो बल है, ये दोनों आवेशों की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, ठीक है, उनके जो गुणनफल होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो बल है F, ठीक है ना, ये दो आवेश हैं Q1 और Q2 का गुणनफल, इन दोनों के अनुक्रमानुपाती का ये निशान बना दो। ठीक है, तो मतलब दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो बल लगता है, ठीक है ना, जो बल लगता है वो इन दोनों आवेशों की बीच की जो दूरी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये d, ठीक है, डिस्टेंस है, दूरी के वर्ग का मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्जनली प्रोपोर्शनल है। मतलब 1/d² वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। किसके वर्ग के, मध्य की दूरी के वर्ग के। ओके, अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम मिला दें मित्रों, तो ये कूलाम का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला ये कि दोनों आवेशों का गुणनफल लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, परंतु उन आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, चलिए द नेक्स्ट वन इज, ये देखिए, अब हमने क्या करा, हमने दो चीज़ें बताई। F जो है वो Q1 और Q2 के तो अनुक्रमानुपाती है, और दूरी के D लिख दो या R लिख दो, एक ही बात है, ये R या D कोई एक ही बात है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये वाला दोनों को मिला दिया हमने, इक्वेशन 1 और 2 को। और आपको पता है मित्रों कि जब हम इक्वेशन को मिलाते हैं और जब उसमें समानुपाती का निशान आता है और उस समानुपाती के निशान को बराबर में बदलें, तब हमें एक स्थिरांक देना पड़ता है, जो हम देंगे K, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन d²। ओके, यहाँ K जो है ये एक कांस्टेंट है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। समझ गए, क्लियर है। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, और कूलाम स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यार ये यूनिट कैसे हुआ, तो ये यूनिट मित्रों K का है। किसका है, K का। अगर हम K को वहीं रहने दें और
Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर को इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। एफ का मात्रक क्या है, न्यूटन, ये आ गया एफ का। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, दूरी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। आवेश का मात्रक क्या है, कुलाम, तो दो आवेश हैं तो अपॉन कुलाम स्क्वायर हो गया। समझ गए? तो ये इसका मात्रक, के का मात्रक ये हो जाएगा। कैसे आया पता चल गया। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि कोई भी विद्युत आवेश हो मित्रों, उसका SI मात्रक कुलाम होगा। आवेश का मात्रक कुलाम होगा जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन पे आवेशों की मात्रा 1 कूलाम होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1 कूलाम होती है। ये आपको याद रखना है। एक तो आपको ये याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपको इसका मात्रक आवेश का याद रखना है कूलाम। ठीक है, रख लीजिएगा। चलिए अगले टॉपिक पे हम आते हैं, दिस वन। अब ये क्या है, ये बता रहा है कि यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा, उसे 1 कूलाम आवेश कहेंगे। मतलब क्या, बताता हूँ मैं। जैसे हमने एक फॉर्मूला किया था I बराबर Q अपॉन T, किया था ना, किया था। I का मात्रक एम्पियर, शॉर्ट में लिख देता हूँ। कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। ओके, अगर मैं इसमें 1 लगा दूं सब में, तो वो 1 एम्पियर की परिभाषा हो जाएगी। 1 एम्पियर मतलब 1 सेकंड में किसी चालक तार में से 1 कूलाम अगर आवेश निकलें तो वह 1 एम्पियर होगा। ठीक है, अब इन्होंने 1 कूलाम पूछा है, तो कूलाम पूछा है तो Q बराबर IT हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर धारा अगर 1 सेकंड में किसी चालक तार में से प्रवाहित होती है तो उसमें प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा 1 कूलाम होगी। बस इसी फॉर्मूला से दोनों बन गए, 1 एम्पियर की परिभाषा और 1 कूलाम की परिभाषा। समझ गए। चलिए अगला पॉइंट आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है मित्रों? तो इसके लिए आपको पता है तीव्रता क्या होती है कि अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र में, कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर कोई भी आवेश को अगर हम रख दें, जैसे कोई विद्युत प्रवाहित हो रही है, उसमें हम किसी बिंदु पर 1 कूलाम धनात्मक आवेश को रख दें, पॉजिटिव आवेश को रख दिया, तो हम देखेंगे कि वो धनात्मक आवेश एक बल अनुभव करेगा। आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम धन आवेश को रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए गए बल को उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसमें कितनी तीव्रता है, कितनी तीव्रता से वो उसे आकर्षित कर रहा है, कितनी तीव्रता से वो उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, उसी को हम उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे मित्रों। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसे न्यूटन अपॉन कूलाम, ठीक है, में व्यक्त करते हैं। और यह एक सदिश राशि है, मतलब इसमें परिमाण के साथ दिशा भी है, सदिश दिशा के साथ है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसमें एक दिशा होती है जिसकी तरफ वो उसको आकर्षित करता है,
या उसे प्रतिकर्षित करता है मित्रों। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास में जो आता है वो है ये वाला, विद्युत विभव। मित्रों, विद्युत विभव जनरली एक ऐसा टॉपिक है, जनरली थोड़ा कम समझ में आता है बच्चों को। ठीक है, तो मैं विद्युत विभव और विभवांतर दोनों के बारे में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे आप देखो कि ये एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, बिंदु जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना देता हूँ, दैट इज द ए, किसी बिंदु पर, ठीक है, अनंत से क्या करना है? अनंत से, अनंत मतलब बहुत दूर से, अनंत से किसी एकांक धन आवेश को, Q कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव क्या है? किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, ठीक है, एवं परीक्षण आवेश के मान को हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसे हम V द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसमें हम कहाँ से ला रहे हैं आवेश? अनंत से। कहाँ पे पहुँचा रहे हैं? बिंदु A पर। तो अनंत से A ला रहे हैं, तो ये क्या होगा? W/Q। W तो यहाँ पर हो गया कार्य और Q हो गया आवेश, कार्य बटा आवेश। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको पता है कि कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एक मिनट, कभी कभी हमें इरेजर का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा जूल कूलाम -1, क्योंकि कूलाम ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा मित्रों। ठीक है, या हम इसे वोल्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वोल्ट। क्या कह सकते हैं? वोल्ट। तो क्या हो गया? एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और ये एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा से लाया जा सकता है। समझ गए? अब आता है मित्रों 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा तो हमें तो पता है, सामने पड़ी है हमारे पास परिभाषा। ठीक है, तो मैं इन 1 वोल्ट की परिभाषा को, ये वाली जो परिभाषा है, इसको अगली स्लाइड में करा देता हूँ। ठीक है, इस स्लाइड में हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको इसको भी बता दूँगा। अब देखो, हमने विभव पढ़ा, विभव के बाद में अब आता है विभवांतर। विभवांतर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो मित्रों, विभवांतर और विद्युत विभव दोनों का फॉर्मूला सेम है, थोड़ा सा अंतर है। दोनों की यूनिट SI मात्रक समान है। ठीक है, तो ये क्या है, मैं पहले आपको बता दूं कि ये एक कोई चालक तार है। ठीक है, इसके 2 बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B। ओके, अब मित्रों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम किसी एकांक धन आवेश को, ठीक है, A से B तक लेके जाते हैं, A से B तक, एक ही विद्युत क्षेत्र में लेके जा रहे हैं A से B तक, तो उसमें भी कार्य करना पड़ेगा। वहाँ तो हम अनंत से लेके आए थे, यहाँ हम A से B तक ही लेके जा रहे हैं, इसमें भी कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। ठीक है, उससे हम
विभवांतर कहते हैं। अब परिभाषा क्या है कि एक कूलाम धन आवेश को, ये कूलाम धन आवेश हो गया, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर भी मित्रों एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसके अंदर भी इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी, वी ए से बी हो रहा है, वहाँ अनंत से ए हो रहा था, यहाँ ए से बी हो रहा है, W/Q। समान फॉर्मूला है, केवल A to B और अनंत से A, इतना सही फर्क है। अब आपको पता है कि विभवांतर की यूनिट होती है मित्रों वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। कार्य की यूनिट होती है जूल, और आवेश की यूनिट होती है कूलाम। ओके, तो अगर मैं इन सब के आगे एक एक लगा दूं, यहाँ पे भी एक लगा दूं, यहाँ पे भी एक लगा दूं, यहाँ पे भी एक लगा दूं, तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। मतलब 1 वोल्ट की परिभाषा क्या हो गई कि किसी एकांक धन आवेश को, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान में, मतलब 1 कूलाम धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल होगा तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, तो जूल बटा कूलाम वोल्ट। ओके, हम अब पिछली स्लाइड में वापस जा रहे हैं मित्रों। यहाँ मैंने क्या बताया था कि यदि 1 कूलाम धनात्मक आवेश को, मतलब 1Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, अनंत से मतलब विद्युत विभव हो गया और A से B मतलब विभवांतर हो गया, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, 1 जूल बटा 1 कूलाम। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट। अब आता है मित्रों ओम का नियम। क्या आता है, ओम का नियम। ओम जो थे उन्होंने अपना एक नियम प्रतिपादित किया। उस प्रतिपादित में ये बोला कि यदि सारी भौतिक अवस्थाएं, ठीक है ना, सारी भौतिक अवस्थाएं मतलब चालक की जितनी भी विमाएँ होती हैं, ताप होता है, ठीक है, चालक तार का जो मटेरियल होता है वो सब नियत रहे, स्थिर रहे। जब भी किसी भी चालक तार की सारी भौतिक अवस्थाएं निश्चित रहती है मित्रों, ठीक है, उस समय, ठीक है, उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा I, ठीक है, उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब किसी चालक तार में प्रवाहित धारा I उसके सिरों पर बनने वाले विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। ठीक है, इस कथन को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि V समानुपाती I। ओके, और आपको पता है कि जब हम समानुपाती का निशान हटाकर बराबर का निशान लगाते हैं तो हमें एक स्थिरांक देना होता है, और वो हमने दे दिया R। तो यदि हम V विभवांतर और I धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर एक स्थिरांक आता है जो है R। और मित्रों R को हम उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। फ़र्क क्या है? यहाँ समानुपाती का निशान हटाकर बराबर कर दिया और एक स्थिरांक लगा दिया, और यही ओम के नियम का सूत्र है। समझ गए? चलें, क्लियर? अब जैसे आप ये एक देख पा रहे हो, ये परिपथ है। इस परिपथ में ये देखो, ये तो ऑन ऑफ का स्विच है, ठीक है ना। ये सेल है, एक होगा तो सेल होगा मित्रों, और एक से ज़्यादा होते हैं तो बैटरी हो जाती है।
ये एमीटर है जो धारा का मापन करता है, आई का मापन करता है। ये रियोस्टेट है जो ये क्या करता है, प्रतिरोध को बढ़ाता और कम करता है। वोल्ट मीटर है मित्रों, ये विभवांतर, मतलब ये दो सिरे हैं ना, ये वाला और ये वाला, इन दो सिरों के बीच में विभवांतर का मापन करता है। ए और बी के बीच में विभवांतर का मापन करता है कौन, वोल्ट मीटर। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट पे हम आते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है मित्रों? प्रतिरोध नाम से ही पता है कि किसी चीज़ को रोकना। और जब हम विद्युत धारा पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रवाहित आवेशों को रोकना या प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना प्रतिरोध होता है। तो यही होता है कि किसी चालक का वह गुण उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करे, प्रतिरोध कहलाता है, विरोध करना। ठीक है। अब क्या होता है कि किसी चालक धारा में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उनका विरोध करते हैं। अगर किसी चालक तार में से इलेक्ट्रॉनिक धारा बह रही है तो उसका विरोध करते हैं। तो जब वो किसी भी धारा का अगर कोई विरोध करे तो उसे हम उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। और मैं आपको मित्रों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिन धातुओं में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका प्रतिरोध कम होता है, जिनमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं मित्रों उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा के आधार पर हम लोग किसी भी चालक तार को चालक, अर्धचालक या कुचालक बना सकते हैं। चालक तब होते हैं जब उसके अंदर विद्युत धारा अच्छी प्रवाहित हो। कुचालक वो होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित ना हो। धारा प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। ठीक है। और इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि हमें पता है कि जब किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के बीच में क्या बनेगा, विभवांतर, जिसको हम वोल्ट मीटर से नापेंगे। धारा को हम लोग एमीटर से नापेंगे। ठीक है ना। और आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई, V बराबर IR, एक फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे जो R है वो प्रतिरोध है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। ठीक है। R की जो यूनिट है, प्रतिरोध की यूनिट है, वो है ओम। विभवांतर की यूनिट है वोल्ट और धारा की यूनिट है एम्पियर। ओके। अगर मैं इन सब में 1 लगा दूं तो ये 1 ओम की परिभाषा हो जाती है कि यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है उसके सिरों पर और उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। या कहने का मतलब कि अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य अगर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ओके। और ओम का जो संकेत है वो कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का संकेत होता है, सिंबल होता है ओम का। ओके। चलिए इसके बाद में हम लोग जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है ओमीय प्रतिरोध, मतलब ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस, अब क्वेश्चन बन गया था ओमिक रेजिस्टेंस क्या है। बच्चा कहता है यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मित्रों, ये तो आपने पढ़ा हुआ ही है। मतलब कि ऐसा प्रतिरोध जो ऐसा प्रतिरोध तार या ऐसा चालक तार जो ओम के नियमों का पालन करे उसको हम ओमीय प्रतिरोधक कहते हैं। मतलब जो भी प्रतिरोध तार होगा वो अगर ओम के नियमों का पालन कर रहा है, वर्ड टू वर्ड पालन कर रहा है, तो उसे हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। क्लियर है। कुछ मैग्नीज के तार, तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार, मतलब जो सुचालक होते हैं वो ओमीय प्रतिरोध दर्शाते हैं, मतलब वो ओम के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है। और जो ओम के नियमों का पालन करेगा
वही ओमीय प्रतिरोध भी कहलाएगा। ठीक है, क्लियर मित्रों। इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है चालकता, कंडक्टेंस। ठीक है, चालकता जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। ठीक है, मतलब चालकता को हम C से प्रदर्शित करते हैं और ये क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। R प्रतिरोध है ना, तो इसका 1/R हो जाएगा। तो क्या होता है कि किसी भी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। मतलब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो चालकता कम होगी, प्रतिरोध कम होगा तो चालकता ज़्यादा होगी, क्योंकि व्युत्क्रम है ना, रेसिप्रोकल है तो इन्वर्जनली प्रोपोर्शनल हो गया। और चालकता को हम C से प्रदर्शित करते हैं मित्रों। ठीक है, आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक R होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 1/ओम। क्या हो जाएगा, 1/ओम, या इसको हम ओम -1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम ओम -1 बोल सकते हैं, या हम इसे सीमेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सीमेन, या महो, ओम का उल्टा। ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, ये देखो OHM ओम होता है ना, उसका उल्टा कर दो, महो। ठीक है, महो इज ए यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, चालकता की यूनिट हो गई मित्रों ये। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज, देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चालक पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके आधार पर उसे हम चालक, अचालक और अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ऐसे जो धातु होते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो पदार्थ के चालक होते हैं। ठीक है, क्लियर। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है, जैसे लकड़ी, कांच, एबोनाइट। ठीक है, तो इनमें नगण्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह अचालक होते हैं या विद्युत रोधी होते हैं। और वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न तो अधिक हों और न ही बहुत कम हों, तो वो अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये सारे, ये तो हम लोगों को सबको पता है कि हमने छोटी छोटी क्लासों से इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। इसके बाद में मित्रों एक और पॉइंट आता है, और वो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध? विशिष्ट प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो मित्रों मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, आपको इतना ही याद रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो चालक तार की लंबाई पर, दूसरा चालक तार के अनुप्रस्थ काट पर, चौड़ाई पर। लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट, लंबाई पर कैसे निर्भर करता है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। पहला पॉइंट, जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई के समानुपाती होगा। ठीक है, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। दूसरा जो डिपेंडेंस है वो है अनुप्रस्थ काट पर, 1/A। प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब चौड़ाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, चौड़ाई कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, और मित्रों जब हम इन दोनों इक्वेशनों को मिला दें तो क्या हो जाता है, समानुपाती L/A होता है या नहीं होता? होगा।
अब हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया कि R समानुपाती L/A। अब आपको पता है कि जब भी हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है, वो हमने दे दिया रो L/A। ये जो रो है ना, ये वाला, इसे हम चालक तार की प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो रो को अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, रो बराबर RA/L। कैसे, ये देखो, ये A यहाँ से यहाँ चला गया, L यहाँ चला गया। जैसे ये देखो, इसको हम घुमाएंगे तो A तो यहाँ चला जाएगा और L यहाँ नीचे चला जाएगा, होगा ना, तो ये हो जाएगा RA/L। ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता है कि R की यूनिट क्या है, ओम। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई की यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर से इसका स्क्वायर कट गया तो इसकी यूनिट क्या हो गई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओम इंटू मीटर। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। देखो, इसमें आपको दिया हुआ है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता आंशिक रूप से उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे, L कितना होना चाहिए, 1 मीटर, और इकाई क्षेत्रफल मतलब 1 मीटर चौड़े पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होती है। समझ गए। और तीसरा फैक्टर जो डिपेंडेंस का आता है वो आता है तापक्रम। देखो, प्रतिरोध जो है वो तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ता है और ये होता है चालक तार के अंदर। जो भी चालक तार होंगे, चाहे वो तांबा ले लो, चांदी ले लो, लोहा ले लो, तो उनमें जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है। वहीं अगर हम लोग अर्धचालक की बात करें, किसकी बात करें, अर्धचालक की बात करें, तो उनका जो प्रतिरोध है, अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। किसके अंदर, अर्धचालकों के अंदर। ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं विशिष्ट चालकता। जैसे हम लोगों ने देखा था चालकता, कंडक्टेंस, वो क्या था, कंडक्टेंस क्या था, C बराबर 1/ओम, ये था। ठीक है। अब विशिष्ट चालकता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित हो गई, जिसको हम इससे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। और ये होगा व्युत्क्रम किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को तो हम चालकता कह रहे थे मित्रों, यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो गया, जिसको हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये देख लो 1/P, और इसका मात्रक क्या होगा, mho/मीटर। क्या होगा, mho/मीटर। ठीक है। चलिए, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। ये किताबों में मिलती है, कंपटीशन RPSC के अंदर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद में आता है विद्युत शक्ति और सामर्थ्य, इलेक्ट्रिक पावर। मित्रों, हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो आपको पता है कि ऊर्जा के क्षय होने की दर,
जो भी ऊर्जा है उसके क्षय मतलब नष्ट होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। और आपको पता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो वॉट होता है। क्या होता है? वाट होता है। किलो वाट भी हो सकता है, मेगा वाट भी हो सकता है। ये इनके मल्टीप्लाइड हो जाते हैं 3 से 6 से, ठीक है। और विद्युत शक्ति को हम लोग प्रदर्शित करते हैं इस फॉर्मूले से, P = VI से, ठीक है ना। तो ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है, P = VI। ओके, याद रख लीजिएगा। चलिए, द नेक्स्ट पॉइंट इज अगला पॉइंट हमारे पास आता है विद्युत सेल। आपको पता है सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक सेल और एक होते हैं द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल मित्रों वो होते हैं जिनको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। और द्वितीयक सेल वो होते हैं जिसे हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। हम लोगों को पता है इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, पर हम इसके बारे में देखते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे सेल कहते किसको है। तो सेल किसको कहते हैं मित्रों? तो ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, सेल कहलाती है, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बना के रखना। तो सेल क्या करता है? परिपथ के दो बिंदुओं में विभवांतर बना के रखता है, ठीक है। और ये एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है मित्रों। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक सेल वो है जिनको बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता, जैसे टॉर्च और रेडियो में प्रयुक्त होने वाले सेल्स। और द्वितीयक सेल वो होते हैं जिन्हें बार बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, जैसे कार में यूज़ आने वाले सेल्स। ओके, क्लियर है। चलिए, द नेक्स्ट वन, त्वरित चालक, लाइटिंग कंडक्टर मित्रों। लाइटिंग कंडक्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ त्वरित चालक जो होता है वो हमेशा उन बिल्डिंगों पे लगाया जाता है जो गगनचुंबी होती है, हाई एल्टीट्यूड्स वाली बिल्डिंगें होती हैं, उनके ऊपर ये लगाया जाता है। इस तरह का ये लाइटिंग रॉड होती है जिसमें से एक इसको माउंट कर देते हैं। बहुत ऊंचाई पर पहाड़ों पर जो मकान होते हैं या बहुत ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर ये लगाया जाता है। ये क्या करेगा? विद्युत को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और इसको भू संपर्कित कर देगा, ज़मीन में डाल देगा, ठीक है। इसी को हम त्वरित चालक मतलब लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्यों होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि ऊपर अगर बादल है और बादलों में अगर सपोज धन आवेश है, तो नीचे अगर कोई मकान है तो उसमें ऑटोमेटिक ऋण आवेश आ जाएंगे, ऊंचा होगा तो क्या होगा? बिजली चमकेगी, इस पे गिर जाएगी बिजली, ठीक है ना। तो ये बिजली इस पे इसलिए गिर जाती है। तो ये क्या करता है कि इन आवेशों को न्यूट्रलाइज करता रहता है। तो करने की वजह से अगर बिजली गिर भी जाए तो वो भू संपर्कित होगी, उससे मकान को कोई नुकसान नहीं होगा मित्रों, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि आज की जो क्लास है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर मैंने आपके लिए, इसमें मैंने सारे पॉइंटों को डिस्कस किया है, ठीक है। ये आपको कैसी लगी आप प्लीज़ इसके बारे में मेरे को कमेंट करिएगा। दूसरा, आप लोगों से निवेदन है कि मेरा चैनल व्यास ट्यूटोरियल जो आ ही रहा है कंटिन्यूशन में, इसके अंदर स्क्रॉल में, ठीक है, व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर, इसको आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। नमस्कार, ठीक है, थैंक यू।